मूर्ख पत्नी। बहुत ही मजेदार कहानी। पुराने समय में एक गांव था मधुबन, जहां पर रामेश्वर नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। इन दोनों के दो छोटे छोटे बेटे थे। पुराना जमाना था, इसलिए गांव में स्कूल नहीं होता था। कोई हजारों में से एक आदमी होता था जो शिक्षा ग्रहण करता था। अतः किसान के दोनों बेटे दिन भर घर पर ही रहा करते थे। दोनों बच्चों का नाम राघव और वीरू रखा था। राघव बड़ा था तथा वीरू छोटा था। किसान के दिन गरीबी में भी आराम से बीत रहे थे। धीरे धीरे समय बीता। दोनों बेटे कुछ बड़े हुए, मगर दोनों को माता पिता का साथ नहीं लिखा था। एक दिन दोनों के माता पिता खेत में काम करने गए थे। बरसात के दिन थे। आसमान में काले काले बादल बन गए थे। देखते ही देखते बादल बरसने लगे। किसान पत्नी के साथ एक पेड़ के नीचे छिप गया। तभी पास में से बिजली गिरी, दोनों को चपेट में ले लिया और दोनों ही वहां गिरकर ढेर हो गए। कल तक आराम से खेलने वाले बच्चे अब अनाथ हो चुके थे। साथ ही कमाकर पेट भरने की जिम्मेवारी भी सिर पर पड़ी। उम्र छोटी मगर जिम्मेदारी बड़ी थी। बड़ा भाई राघव छोटी उम्र में एक पिता की तरह भाई की जिम्मेदारी संभालने लगा था। दोनों खेत पर काम करने जाते और मेहनत से अन्न उपजाते, फिर इकट्ठा कर घर में रखते। इस प्रकार अन्न उगाते, बनाते, खाते। उन्हें खबर ही नहीं हुई कि कई साल गुजर गए। दोनों सयाने हो गए। उन्हें अकेले का जीवन भी आनंदमय प्रतीत होता। दोनों भाई मस्ती से रहा करते थे। बाजार साथ जाते, मेला देखने साथ जाते। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। मौज ही मौज थी। गांव में एक बुजुर्ग काकी रहती थी। वह अक्सर राघव को सलाह देती कि घर में एक स्त्री अवश्य होनी चाहिए। बिना स्त्री का घर घर नहीं होता, उसे भूत घर कहते हैं। अच्छा होता कि तुम एक स्त्री ला देते, तुम्हें पत्नी मिल जाती और वीरू को भाभी मिल जाती। वह तुम्हारी सूनी जिंदगी में रंग भर देती। किंतु राघव बड़े भोलेपन से बोला, कौन अपनी बेटी देगा, और पत्नी कोई बाजार में थोड़ी बिकती है कि यूं गए और खरीद लाए। काकी बोली, बेटा बाजार में पत्नी भी बिकती है, पर मैं उस पत्नी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस पत्नी की बात कर रही हूँ जो बेशक गरीब हो और खानदानी हो, इज्जत वाली हो, संस्कारी हो। वह स्त्री मरते दम तक अपना संस्कार नहीं छोड़ती। काकी की बात दोनों को अच्छी तो लगती है, परंतु वे अपने लिए पत्नी कहाँ से लाते। इस प्रकार कुछ और वर्ष गुजर गए। एक दिन वह दोनों दशहरे का मेला देखने गांव के 4 कोस दूर एक बड़े से गांव में गए थे। मेले में घूमने, मिठाई खाने, रावण दहन देखने में उन्हें वही शाम हो गई। तो दोनों को फिक्र हुई कि अब जल्दी से अपने गांव के लिए लौट चलें। उस वक्त दूर दराज गांव में मेला लगता था, जिसे देखने के लिए 8-10 गांव के लोग जुट जाते थे। मेला देखने के बाद देर रात तक अपने घर लौटते। आधी रात तक बाद तक रास्ता चलता रहता। लोग आते जाते रहते थे। वे दोनों तेजी से घर की ओर जा रहे थे। अभी 1 कोस का रास्ता तय किया था कि एक स्त्री रास्ते में दिखी। वह अकेली थी। उसके आसपास कोई नहीं था और वह रो भी रही थी। गांव के इक्का दुक्का लोग उस रास्ते से आ जा रहे थे, पर उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। कोई पूछ भी नहीं रहा था कि क्यों रो रही हो। कोई उसे यह समझाने वाला भी नहीं था कि यह रास्ता निर्जन है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यह स्त्री अभी जवान थी और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। वीरू बोला, भाई हमें उस स्त्री की मदद करनी चाहिए। वह अकेली है और वह बुरी तरह फंस सकती है। इस मेले में चोरू चक्के, गुंडे, बदमाश सब आए हैं। अगर ये उनके हाथ लग गई तो वह इसके साथ कोई भी अभद्रता कर सकते हैं। राघव बोला, छोटे बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु अनजान स्त्री की हम किस तरह मदद कर सकते हैं। वीरू बोला, आज हम इसे अपने घर ले चलते हैं, कल इससे इसके घर पहुंचा देंगे। राघव, पागल हो, किसी पराई स्त्री को अपने घर कैसे ले जा सकते हैं। अगर चलने की बात भी उस स्त्री से करेंगे तो वह बहुत बुरा मान जाएगी। वीरू बोला, अच्छा उसके घर तो हम पहुंचा ही सकते हैं। हमें लगता है वो अपना घर का रास्ता भूल गई है। गांव की स्त्री है, कभी गांव से बाहर नहीं निकली होगी। पहली बार घर से बाहर किसी स्त्री के साथ मेला देखने शायद आई होगी। वह इस स्त्री को बीच में छोड़कर भाग गई होगी, या फिर ये एक दूसरे से बिछड़ गए होंगे। राघव बोला, अब अनुमान लगाने से अच्छा हम उसी से पूछ लेते हैं। दोनों भाई उस स्त्री के पास गए और बोले, तुम क्यों रो रही हो। रात हो चली है, तुम रोने के बजाय जल्दी से अपने घर जाओ। किसी स्त्री को सुनसान जगह पर रात हो या दिन नहीं ठहरना चाहिए। वह स्त्री बोली, यदि हम किसी दूसरी स्त्री के साथ मेला देखने आई होती और साथ छूट गया होता तो अकेले घर चली जाती।
पर जब मुझे अपनों ने ही जानबूझकर मेले में छोड़ा है तो फिर घर कैसे जाऊं? वीरू बोला, तुम्हारी किस गलती के कारण तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इस तरह छोड़ दिया? छोड़ने वाले रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं? स्त्री बोली, छोड़ने वाले सौतेले माता पिता नहीं बल्कि हमारे सगे माता पिता हैं। मेरी गलती यह है कि मैं कोई भी उल्टा सीधा काम कर देती हूँ। जब वे कहते हैं कि रोटी बना दो तो मैं चावल बना देती हूँ। जब वे कहते हैं गाय को चारा खिला दो तो मैं गाय की मुंह की तरफ चारा न डालकर पीठ की तरफ डाल देती हूँ। जंगल से अगर सूखी लकड़ी लाने को कहें तो मैं कच्ची लकड़ी लेकर आती हूँ। राघव बोला, यह तो गलत बात है, तुम यह सब उल्टा काम करती ही क्यों हो? कोई भी इन सब बुरी आदतों से नाराज हो जाएगा। स्त्री बोली, मैं यह सब जानबूझकर नहीं करती, मुझसे हो जाता है और गलती हो जाने के बाद पता चलता है कि मुझसे गलती हो गई। अपने को सुधारने की बहुत कोशिश करती हूँ, परंतु गलती के बाद ही हमें अक्ल आती है। मेरी इन गलतियों के कारण मेरे माता पिता मेला दिखाने के बहाने मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं माँ बाप से खुद बिछड़ गई हूँ, परंतु अक्ल आने पर सब कुछ साफ हो गया है कि जब मैं रात में सोई थी तो माता पिता को बात करते सुना था कि मेले में कल इसे ले चलेंगे और इसे वहीं छोड़कर आ जाएंगे। इस मूर्ख से पिंड छुड़ाने का यही एक रास्ता है। मुझे उनकी कही बात दिन भर ख्याल में नहीं आई, मगर जब घर चलने को हुई तो ख्याल आया। अब इसीलिए रो रही हूँ कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि अपने माता पिता ने ही मेरा त्याग कर दिया है। राघव बोला, यह तो एक गंभीर मामला है। रखने को तो कोई भी तुम्हें अपने घर में रख सकता है, परंतु तुम्हारे उल्टे काम उसे बर्बाद कर सकते हैं। वीरू बोला, भैया हम इस स्त्री को अपने साथ घर ले चलते हैं। इस तरह रास्ते में बात करना उचित नहीं। हम घर चलकर विचार करते हैं कि हम इस स्त्री की किस प्रकार मदद कर सकते हैं। राघव बोला, नहीं नहीं, हम स्त्री को घर नहीं ले जा सकते। वीरू बोला, लेकिन एक स्त्री को अकेले सुनसान जगह पर भगवान भरोसे छोड़ भी तो नहीं सकते। राघव बोला, वीरू यदि तुम इसे अपनी जिम्मेदारी पर घर ले जाना चाहते हो तो ले चलो, मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। वीरू, तुम इस वक्त मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ अकेली सुनसान जगह पर तुम्हारा रहना कहीं से भी ठीक नहीं। हम घर पर ही विचार करेंगे कि किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दोनों स्त्री को साथ ले अपने घर ले चल दिए। घर आते आते काफी रात हो चुकी थी। सभी सो रहे थे। सुबह उठे तो दोनों भाइयों ने देखा स्त्री घर की साफ सफाई करके भोजन बना चुकी थी। दरअसल वो कल से कुछ भी नहीं खाई थी। रात में भी उसने कुछ नहीं खाया, तो वह भूखी होने के कारण उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। दोनों भाई के जागते ही वो बोली, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, खाना तैयार है। उसने दोनों भाइयों को बड़े प्रेम से खाना खिलाया और खुद भी खाया। वीरू बोला, भाई हम इस स्त्री को अब घर से नहीं जाने देंगे। कितना अच्छा खाना बनाती है। ऐसा स्वादिष्ट खाना हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया। मेरी राय है तुम उससे विवाह कर लो, क्योंकि बिना विवाह किए किसी स्त्री को अपने घर में नहीं रख सकते। राघव बोला, वीरू तुम ठीक कह रहे हो, स्त्री बुरी नहीं है, इसके हाथ में जादू है, तो इससे विवाह कर ले। हमें भोजन बनाकर खिलाती रहेगी, इसके सिवा हमें और क्या चाहिए। बाहर से कमाकर लाने के लिए हम दोनों काफ़ी हैं। इस बेचारी को भी बाहर के कामों से आराम मिल जाएगा। परंतु वीरू ने विनम्रता से उत्तर दिया, भाई तू बड़ा है या मैं? पहले शादी बड़े की करनी चाहिए। आज तुम विवाह कर लो। राघव बोला, हमें उस स्त्री से भी राय लेनी चाहिए कि वह हमसे विवाह करके घर में रहना चाहती है या फिर जाना चाहती है। हम जबरदस्ती उससे विवाह नहीं कर सकते और हम उसे ज़्यादा दिन तक इस तरह अपने घर में नहीं रख सकते। हम उसकी राय जानकर आज ही उससे विवाह कर लेते हैं या फिर इज्जत के साथ उसे उसके माता पिता के घर भेज देते हैं। वीरू बोला, मूर्ख हो, उसे घर वापस जाने की बात भी मत करना। उसकी खूब प्रशंसा करना, यह समझ लो कि वह मूर्ख कहीं से भी नहीं है, बहुत चतुर है। बस उसे ठीक से समझने की जरूरत है। अरे अच्छे संस्कार में तो तोता भी राधे राधे जपने लगता है, यह तो फिर इंसान है। राघव बोला, वीरू मैं अपना विवाह प्रस्ताव उसके सामने कैसे रखूं? मुझे तो शर्म आ रही है, तू ही उससे बात कर। वीरू बोला, बुड़बक कहीं का, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी किए देता हूँ। वो स्त्री के पास गया और बोला कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम भाभी बनना स्वीकार करोगी? स्त्री बोली, बाबा तुमने तो मेरी मन की बात कह दी, मैं भी यही सोच रही थी, समझ लो मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम मुझे भाभी क्या कह रही बुलाना? वीरू बोला, इस तरह नहीं, अभी पंडित बुलाता हूँ
तुम विवाह की तैयारी करो। भाई को नए कपड़े लाने और तुम्हारे लिए नई साड़ी लेने बाजार जाता हूँ। बुढ़िया काकी को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि विवाह में कुछ मंगल गीत भी तो गाने वाली चाहिए। वीरू ने बुढ़िया काकी को बुला लिया। बुढ़िया बहुत भली स्त्री थी, अपने बेटे की तरह ही मानती थी। वैसे भी उसका कोई नहीं था, वह अकेली थी। जब वह राघव और वीरू के घर आकर उसकी स्त्री को देखती है तो वह फूले नहीं समाती, क्योंकि स्त्री बहुत सुंदर थी और बूढ़ी काकी को भी बहुत पसंद आई। इस प्रकार राघव का विवाह हो गया। समय गुजरने लगा। कुछ दिन स्त्री बहुत सावधानी से काम कर रही थी। उस घर में कोई काम गलत नहीं हो रहा था। कारण था कि राघव वीरू को घर पर ही छोड़कर खेत पर काम करने जाता था। उसे भाभी की देखभाल और रखवाली के लिए छोड़ जाता। वह स्त्री देवर से हर काम पहले पूछ लेती तब करती, और वीरू भी उसकी मदद कर दिया करता था। तो सभी काम सीधे होने लगे। मगर कुछ दिन बाद राघव वीरू को भी साथ लेकर काम पर जाने लगा। स्त्री उल्टे सीधे काम करने लगी। चावल बनाने चलती तो भूल से उसमें चावल के बदले आटा डाल देती। दाल या सब्जी में नमक के बदले शक्कर डाल देती। एक दिन तो हद हो गई। उसने खीर बनाई और दोनों को खाने को दिया, मगर यह क्या, उसमें शक्कर के बदले नमक डाल दिया था। वह दोनों का मूड खराब हो गया। सोच रहे थे कि महामूर्ख से पाला पड़ गया है, यह कभी नहीं सुधरने वाली। इससे तो अच्छा पहले ही था जब हम अकेले रहते थे। कम से कम घर का अन्न तो बर्बाद नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से हम अन्न कमा कर लाते हैं, यह सब बर्बाद कर देती है। मगर करते क्या, अब आफत गले लग गई थी। एक रोज दोनों खेत पर काम करने गए और एक बैल को घर पर छोड़ गए। बैल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आराम के लिए उसे घर पर ही छोड़ दिया और स्त्री से बोल गए कि इसे देखते रहना, दोपहर में पानी पिला देना। दोनों खेत पर चले गए। उधर दोपहर में स्त्री घर का सारा काम निपटाकर बैल को पानी पिलाने चली। बैल पानी पीने के बाद स्वाभाविक तौर पर पेशाब करने लगा, तो स्त्री को लगा कि बैल का पेट फट गया। जो अब तक उसे पानी पिलाया वह बाहर गिर रहा है। शायद मैं बहुत ज्यादा पानी पिला दिया। अब तो मेरा पति और देवर मुझ पर नाराज होंगे, घर से निकाल देंगे। वह काफी डर गई। अब बैल को यहाँ से किस तरह भगाए, यह विचार करने लगी। तभी एक चूड़ीदार आता दिखाई दिया। वह चूड़ीदार से बोली, भैया मुझे पूरे हाथ में चूड़ियाँ पहना दो और बदले में इस बैल को लेते जाओ। चूड़ीहार बोला, भाभी जी थोड़ी चूड़ियाँ क्यों दूंगा, मैं तो रंग बिरंगी चूड़ियों की पूरी टोकरी ही तुम्हें दे रहा हूँ, जो इच्छा हो पहनती रहना। स्त्री ने चूड़ियों की टोकरी लेकर बैल चूड़ीहार को दे दिया। शाम को जब दोनों भाई घर आए तो दरवाजे पर बैल ना देखकर हैरान हुए। राघव बोला, वीरू अपनी भाभी से पूछो बैल कहाँ है। वीरू भाभी के पास गया और बोला, भाभी बैल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या बताऊं देवर जी, दोपहर में मैं बैल को ज़्यादा पानी पिला दिया, जिससे उसका पेट फट गया। मैंने सोचा जब तक बैल मर जाए उससे पहले मैं उसे बेच देती हूँ। तभी चूड़ीहार आ गया और मैंने उसे मरने वाले बैल को बदले में एक टोकरी चूड़ियाँ खरीद ली। वीरू अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अपने भाई राघव के पास जाकर बोला, भैया मूर्ख स्त्री ने बैल को ही निपटा दिया। पानी पीने से कहीं बैल का पेट फटता है? जरूर उस मूर्ख ने बैल को ही पेशाब करते देखा होगा। यह सुनकर राघव भी परेशान और उदास हुआ और बोला, यह मूर्ख तो जी का जंजाल बन गई है। एक दिन अपनी मूर्खता से हमें भी मार डालेगी। अगले दिन वे खेत पर काम करने गए तो स्त्री से बोल गए कि खेत पर आकर खाना लेकर आना। वह खाना बनाकर खेत चल दी। तभी उसका पल्लू दरवाजे पर रखी लकड़ी के गट्ठे में फंस गया। तो वह बोली, लकड़ी बहन तुम भी हमारे साथ चलना चाहती हो तो पहले बोलना चाहिए था ना, तुम पल्लू क्यों पकड़ रही हो। वह लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाकर खाना भी साथ में लेकर खेत की ओर चल पड़ी। खेत के लिए जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में बबूल की छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ थी। एक जगह कांटों से उसकी साड़ी उलझ गई तो बोली, कहो बहन, लगता है तुम्हें साड़ी बहुत पसंद आ गई, तो पहले बोलना चाहिए था ना, लो अभी तुम्हें दे देती हूँ। वह साड़ी वहीं कांटों पर फेंक कर आगे बढ़ी। वीरू ने आते देखा और राघव से बोला, भैया लगता है भाभी आ रही है, और वह भी बिना कपड़ों के। जल्दी आगे बढ़कर अपनी धोती उसे पहनाओ। इस तरह बिना साड़ी के घूमेगी तो हमारी नाक कट जाएगी। राघव भागकर अपनी धोती उसे दिया और पूछा, यह क्या तमाशा है, सिर पर लकड़ी लिए आ रही हो, शरीर पर साड़ी भी नहीं है। स्त्री बोली, क्या करती, लकड़ी बहन जिद करने लगी तो उसे भी ले आई। रास्ते में बबूल बहन को साड़ी पसंद आ गई तो मैं साड़ी उसी को दे आई। तुम साड़ी पीछे फेंक आई हो, उसे उठा लो।
इतनी मूर्ख स्त्री तो हमने आज तक नहीं देखी। वीरू साड़ी उठा लाया। दोनों ने स्त्री को बहुत समझाकर घर भेज दिया। वह दोनों भी साथ में घर गए। राघव वीरू से अकेले में बोला, भाई यह स्त्री हमें अपने गलत कारनामों से मार डालेगी। हम उसके सोने के बाद घर छोड़कर भाग चलते हैं। तो कुछ जरूरी सामान एक संदूक में रख लो, हम दूर शहर चले जाएंगे। अपने खाने के लिए तो 2 रोटी कमा ही लेंगे, मगर इस स्त्री के साथ मरने से तो बच जाएंगे। राघव ने आधी रात में संदूक उठाया और भाई को साथ लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर में जंगल में पहुंचने पर राघव बोला, वीरू इस संदूक में से मुझे कुछ हलचल जैसी लग रही है। कोई जानवर तो बंद नहीं कर दिया? खोलकर देख लेते हैं। दोनों ने जब संदूक खोला तो अपनी स्त्री को देख हैरान रह गए। जिसके कारण वह घर छोड़कर भाग रहे थे, वह तो संदूक में आराम से सो रही थी। उनका रखा कोई भी सामान संदूक में नहीं था, बस वह अकेली आराम फरमा रही थी। राघव बोला, वीरू लगता है हम इससे बचकर कहीं नहीं जा सकते। लगता है यह स्त्री नहीं चुड़ैल है। स्त्री बोली, नहीं जी, मैं स्त्री हूँ। मैंने आप दोनों की बात सुन ली थी कि आप दोनों हमें छोड़कर भागने वाले हैं, तो आप कैसे मुझे छोड़कर भाग सकते हो? आप मेरे पति हो और वीरू मेरा देवर है। दोनों हमें अति प्रिय हो। जहाँ जाओगे मैं भी साथ चलूंगी। वीरू बोला, भैया जिससे बचने के लिए अलग हुए थे वह यहीं आ गई। अब चुपचाप घर चलो। राघव बोला, वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब यहीं सोऊंगा। तुम इसके साथ मेरी पहरेदारी करो। जंगली जीव जंतु भरे पड़े हैं, उससे मेरी रखवाली करो। राघव सो गया। वीरू नहीं सोया और स्त्री भी नहीं सोई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह सो गई तो दोनों मुझे छोड़कर भाग जाएंगे। इन्होंने देखा कि 2 चिड़ियाँ उड़ती हुई आई और उस बरगद के पेड़ पर बैठ गई। जिस बरगद के पेड़ के नीचे वह दोनों बैठे थे और राघव सो रहा था। दोनों चिड़ियाँ मनुष्य की तरह बोल रही थी। एक चिड़िया बोली, देखो 2 भाई कैसे एक मूर्ख स्त्री के चक्कर में बुरी तरह फंस गए हैं और वह अपने पागलपन से दोनों को खूब हैरान और परेशान कर रही हैं। दूसरी चिड़िया बोली, उस स्त्री में जमाने भर के दोष हैं, वही उसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है। वह यदि इस घड़ी इस मुहूर्त में इस पेड़ के 2 पत्ते खा ले तो उसे जमीन के अंदर के गड़े खजाने को देखने के लिए आंखें मिल जाएंगी। वह जिंदगी भर जमीन के अंदर देख सकेगी। इतना कहकर दोनों चिड़िया उड़ गई। वीरू ने बिना देर किए पेड़ से पत्ता तोड़ा और भाभी को खाने को दिया। वह मना करने लगी तो वीरू बोला, तुम्हें हमारे साथ रहना है तो यह पत्ते खाने पड़ेंगे। बड़े भाई तुम्हारा साथ छोड़ दें, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। एक बेटे की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस तरह माँ बेटे का साथ नहीं छूटता, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। स्त्री ने देवर की बात मानकर पत्ते खा लिए। पत्ते खाते ही उसे घोर आश्चर्य हुआ। अब वह जमीन के अंदर देख सकती थी। वह वीरू से बोली, देवर जी, आपके भैया जहाँ सोए हैं उसके नीचे एक सोने का घड़ा पड़ा हुआ है, इसे खोजकर निकालो। वीरू ने राघव को जगाया और खुरपी से उस स्थान को खोद दिया। थोड़ी ही खुदाई में उन्हें एक सोने का घड़ा मिला। राघव बहुत खुश हुआ और बोला, वीरू तुम्हें कैसे पता जमीन के अंदर खजाना है? तब वीरू ने बताया, तुम जिस स्त्री को छोड़कर भाग रहे थे वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसमें जमीन के अंदर खजाने ढूंढ लेने की शक्ति है। भाभी में जहाँ कई दोष हैं तो एक बहुत बड़ा गुण भी है। मनुष्य में 1000 दोष हों, परंतु एक अच्छा गुण उसे महान बना देता है। चलो घर चलते हैं। हमने भाभी की मूर्खता का भी इलाज ढूंढ लिया है। हम बुढ़िया काकी को अपने साथ रखेंगे। अब वही हमारी माँ होगी। हर वक्त वह भाभी के साथ रहेगी और उसे अच्छा गुण सिखाएगी। कुछ ही दिनों में भाभी बहुत चतुर बन जाएगी। बस अच्छे से सीखने की बात है। वैसे भी तुम हरदम भाभी के साथ ही रहना, मैं खेत में काम कर दिया करूँगा। राघव बोला, वीरू तुम्हें खेत पर क्या जाना? जब हमारे पास पैसे होंगे तो नौकर भी रख लेंगे। तुम्हारा विवाह भी तो करना है। बहुत सारे विचार करते हुए तीनों घर आ गए। सुबह में जब बुढ़िया काकी से राघव ने प्रस्ताव रखा कि काकी अब तुम काफी बूढ़ी हो चुकी हो, हमने सोचा है कि तुम्हारी देखभाल हम खुद करेंगे। खाने पीने के लिए हर समय परेशान नहीं होना पड़ेगा। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसे बुढ़ापे के आखिरी वक्त में मजबूत सहारा मिल गया था। फिर धीरे धीरे वह स्त्री मूर्खता छोड़ने लगी। वह काम करने की आदत बना चुकी थी। बस यही एक खूबी से वह मूर्खतावर करने से बच रही थी। दोनों भाई उस स्त्री को भ्रमण के लिए ले जाते तो वह रोज कहीं न कहीं खजाना बता देती थी। खजाने की वजह से दोनों भाई बहुत अमीर बन गए।
इंसान के अवगुण ही नहीं, उसके गुण देखने चाहिए। अगर उसमें लाख अवगुण हैं तो कोई ना कोई गुण भी जरूर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।